हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 11th एंड 12th अक्टूबर 2022। स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर से। मून के सरफेस के ऊपर सोडियम के एविडेंसेस मिले हैं और ये किसने आइडेंटिफाई किए हैं? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो के एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ने, ऑल्सो नोन एज क्लास। और ये पार्ट था चंद्रयान 2 ऑर्बिटर मिशन का। क्लास स्टैंड्स फॉर चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। क्लास जो है ये बनाया गया था यूआर राव सैटेलाइट सेंटर में, इसरो के बेंगलुरु में। और क्लास की हाई सेंसिटिविटी एंड हाई परफॉर्मेंस की वजह से ये सोडियम के एविडेंसेस ढूंढने में सक्सेसफुल रहा। चंद्रयान 2 के बारे में पढ़ लेते हैं। 22 जुलाई 2019 को इंडिया ने लॉन्च किया था चंद्रयान 2। सेकंड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन था ये आफ्टर चंद्रयान 1। कहाँ से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। 3 मिशन थे इस पूरे चंद्रयान 2 के, दैट इज लूनर ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर टाइप। चंद्रयान 2 फर्स्ट ऐसा अटेम्प्ट था इसरो का जब किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सरफेस के ऊपर लैंडिंग करवाई गई। ऑब्जेक्टिव क्या था कि लोकेशन की मैपिंग करना और लूनर वाटर की जो अबंडेंस है उसको डिस्कवर करना। पिक्चर में आप देख सकते हो 3 मिशन कौन से थे? ऑर्बिटर, लैंडर दैट इज ऑल्सो नोन एज विक्रम, रोवर ऑल्सो नोन एज प्रज्ञान। ऑर्बिटर का जो मेन काम था कि मिनरल कॉम्पोजिशन जो है मून की उसको स्टडी करना, लूनर एटमॉस्फेयर को स्टडी करना, एबंडेंस जो है वाटर की मून के ऊपर उसको एक्सेस करना, और 3 डायमेंशनल जो मैप्स है वो क्रिएट करना मून के। 1000 वॉट इसकी कैपेसिटी थी, पावर जनरेशन कैपेबिलिटी थी ऑर्बिटर की। और लैंडर जो है इसका नाम रखा गया था, विक्रम नाम रखा गया था आफ्टर विक्रम साराभाई जो फादर है इंडियन स्पेस प्रोग्राम के। और ये 14 अर्थ डेज के, इट मींस वन लूनर डे जो है 14 अर्थ डेज के इक्वल है। तो 1 लूनर डे के लिए इसको डिजाइन किया गया था। और इसका मेन काम क्या था कि ये स्टेशनरी इसको रहना था, कि एक जगह जब लैंड कर गया मून के सरफेस के ऊपर तो वहीं पे स्टिल रहना था और मून के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना था। इसके अलावा जो भी सिस्मिक एक्टिविटीज मून पे हो रही हैं उसको स्टडी करना था। देन रोवर जो है प्रज्ञान, इस पे आप देख सकते हो कि ये सोलर पावर्ड है, ये पैनल लगा हुआ है। देन इसके व्हील्स हैं, इसको क्रॉल करना था, इट मीन्स चलना था मून के सरफेस के ऊपर। और इसका मेन काम क्या था कि सरफेस के ऊपर क्रॉल करके ऑब्जर्वेशन करना, डेटा कलेक्ट करना, और जो मून के सरफेस की कंपोजिशन है उसको स्टडी करना, और जो वेरियस एलिमेंट्स है मून के सरफेस पे अवेलेबल हैं उनको डिटरमाइन करना। और इसको लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2 को GSLV MK3 रॉकेट से, जो कि एक 3 स्टेज व्हीकल था। नेक्स्ट देखते हैं जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है इंडिया का, ये होस्ट करेगा मल्टीनेशनल जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज दैट इज जेट अंडर द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स। और ये कहाँ पे कंडक्ट की जाएगी? मानेसर में। मानेसर गैरिसन जो है NSG का, वहाँ पे। एक्सरसाइज का एम क्या है कि एक्सपर्टीज जो है कंट्रीज की उसको शेयर करना, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना, एक कॉपरेशन जो है आपस में बनाना, ताकि टेररिज्म फोर्सेस जो है SCO रैट्स मेंबर कंट्रीज में उनसे फाइट किया जा सके। 8 रिप्रेजेंटेटिव्स थे नेशनल काउंटर टेररिज्म फोर्सेस के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। कौन कौन सी कंट्री के मेंबर्स थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे? रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया एंड इंडिया के। और अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि पाकिस्तान जो है वो इसकी क्लोजिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्सरसाइज का? एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना कि जिसमें पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स जो हैं अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को बढ़ा सके। देन एक्सपीरियंस जो है काउंटर टेररिज्म को लेकर कंट्रीज का उसको शेयर कर सकें, सेपरेटिज्म से लड़ सकें, एक्सट्रीमिज्म से लड़ सकें, और जो कॉमन रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं ये सारे जो हमने डिस्कस किए इनके ऊपर कलेक्टिव एक्शन ले सकें। रैट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। रैट स्टैंड्स फॉर रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ये किसके अंडर है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। इसकी 8 मेंबर कंट्रीज हैं। इस रैट्स को इस्टेब्लिश किया गया था 2004 में। कहाँ पे? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। और इसका मेन एम क्या था कि कॉम्बैट करना टेररिज्म को, सेपरेटिज्म को एंड एक्सट्रीमिज्म को। रैट्स का जो स्ट्रक्चर है ये किसके फ्रेमवर्क के ऊपर काम करता है या ऑपरेट करता है? ये SCO चार्टर के अंडर, शंघाई कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, द एग्रीमेंट अमंग SCO मेंबर्स ऑन रैट्स। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स और डिसीजन SCO फ्रेमवर्क में अडॉप्ट किए जाते हैं उसके ऊपर ये काम करता है। एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है रैट्स की, ये परमानेंट बॉडी है SCO रैट्स की। कहाँ पे बेस्ड है? ताशकंद में।
दैट इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं अग्नि कैंपेन। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो है अग्नि कैंपेन की, ये ऑर्गेनाइज की गई लेह में। थीम क्या थी? सस्टेनेबिलिटी एंड कल्चर अंडर लाइफ। लाइफ स्टैंड्स फॉर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन। और ये ऑर्गेनाइज किसने की थी? पावर फाउंडेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन विद विजनन भारती, दैट इज विभा। देन यहाँ पे पार्टिसिपेशन की मेनली की स्टेक होल्डर्स ने, जो काम कर रहे हैं बेसिकली डिफरेंट एरियाज में, जैसे कि एनर्जी, कल्चर एंड सस्टेनेबिलिटी। अग्नि तत्व जो है वन ऑफ द एलिमेंट है जो किससे रिलेटेड है या किससे सिनोनिमस है? एनर्जी से रिलेटेड है। और ये वन ऑफ द 5 एलिमेंट्स है पंच महाभूत के। पंच महाभूत दैट इज मेन जो 5 एलिमेंट्स है। कौन कौन से मेन 5 एलिमेंट्स? अर्थ दैट इज पृथ्वी, वाटर दैट इज जल, फायर दैट इज अग्नि, एयर दैट इज वायु एंड ईथर और स्पेस दैट इज आकाश। और लाइफ मूवमेंट जो है इसका आइडिया प्रमोट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और आइडिया जो है कब इंट्रोड्यूस किया गया था? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दैट इज कोप 26 में, जो कहाँ पे हुई थी? ग्लासगो। ग्लासगो 2021 में। और ये कोप 26 जो है ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की मीटिंग होती है। तो इस मीटिंग में लाइफ जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और लाइफ जो है इसका मेन आइडिया क्या है कि एक इन्वायरमेंटली कॉन्शियस लाइफस्टाइल जो है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल जो है उसको अडॉप्ट करना, उसको प्रमोट करना। और अगर इसको इजी लैंग्वेज में हम समझे कि माइंडफुल एंड डेलिब्रेट यूटिलाइजेशन करना, ना कि माइंडलेस एंड वेस्टफुल कंजम्पशन की, कि जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी कुछ यूटिलिटी हो, वो एक माइंडफुल हो। ये नहीं है कि हम बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी यूज कर रहे हैं और वेस्ट क्रिएट किए जा रहे हैं। तो एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है एक लाइफस्टाइल जीने के लिए यहाँ पे ये आइडिया लाइफ का इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट माइक्रो कैटेगरी ड्रोन टाइप सर्टिफिकेशन। एस्ट्रिया एरोस्पेस लिमिटेड जो है एक कंपनी है, इसको अभी रिसेंटली क्या दिया गया है? इंडियाज फर्स्ट माइक्रो कैटेगरी ड्रोन टाइप सर्टिफिकेशन। इनका ड्रोन जो था इंडिजिनसली डिजाइन था, दैट इज लोकली मैन्युफैक्चर्ड था। ड्रोन का नाम है A200 ड्रोन। और किसने सर्टिफाइड किया इसको? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने। A200 जो था ये फुली कंप्लाइंट इसने किया विद द सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो है ये ड्रोन्स को ही कहा जाता है। और एस्ट्रिया 200 जो है ये डेवलप किया गया है सर्वे के लिए, मैपिंग पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एंड अदर इंडस्ट्रीज के लिए। ड्रोन्स को कैटेगराइज किया गया है उनके वेट के हिसाब से। नैनो कैटेगरी में आएंगे जो ड्रोन्स का वेट लेस देन 250 ग्राम्स है। देन माइक्रो कैटेगरी में आ जाते हैं जिनका वेट 250 ग्राम से लेकर 2 kg तक है। स्मॉल कैटेगरी में आ जाते हैं 2 kg से 25 kg तक के ड्रोन्स। देन मीडियम कैटेगरी में 25 kg से 150 kg तक के ड्रोन। और 150 kg से जो बड़े हैवी ड्रोन्स हैं वो लार्ज ड्रोन्स की कैटेगरी में आते हैं। ड्रोन रूल्स इंट्रोड्यूस किए थे 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने। इनका एम क्या था कि R&D को है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इनकरेज करना इंडिया में, ताकि इंडिया को एक ड्रोन हब बनाया जा सके। इसमें काफ़ी जो परमिशंस थी और अप्रूवल्स थे उनको एबॉलिश कर दिया गया था। और जो पहले 25 फॉर्म्स चाहिए होते थे परमिशन लेने के लिए, उनको रिड्यूस किया गया 5 फॉर्म्स तक। और फीस जो थी ये 72 से 4 तक लेकर आए, जो फीस टाइप थी। और किसी भी तरह की परमिशन की अब ज़रूरत नहीं है ड्रोन्स को ऑपरेट करने के लिए ग्रीन जोन एरियाज में। और किसी भी रिमोट पायलट लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है जब नॉन कमर्शियल यूज़ हो रहा है माइक्रो एंड नैनो ड्रोन्स का। देन पेलोड्स जिन ड्रोन्स का 500 kg तक है उनको अलो किया गया है कि ऐसे ड्रोन्स को अनमैन्ड फ्लाइंग टैक्सीज की फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है, जो पर्सनस को कैरी करेंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। देन फॉरेन ओनरशिप जो है कंपनीज की जो ऑपरेट कर रहे हैं ड्रोन सेक्टर में, उनको भी परमिशन दी गई है कि वो ड्रोन ओनरशिप ले सकते हैं इंडिया में। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050। एक रिपोर्ट आई है टाइटल्ड असेसिंग फ्यूचर डिमांड एंड सोर्सेज ऑफ टिम्बर फॉर अ सस्टेनेबल इकोनॉमी। इसको रिलीज किसने किया है? यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, ये आपने याद रखना है। देन ये कहाँ लॉन्च किया गया? 26 सेशन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कमेटी कहाँ पे हुई थी? एग्रीकल्चर कमेटी ऑन फॉरेस्ट्री कहाँ पे? रोम में। क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं इसमें? ये एस्टिमेट लगाया गया कि डिमांड जो है वुड प्रोडक्ट्स की, जैसे मास टिम्बर है या मैनमेड सेलुलोज फाइबर्स है, ये बढ़ती जा रही है। या डिमांड जो है ये 272 मिलियन क्यूबिक मीटर्स तक जा सकती है 2050 में। और इससे हो सकता है कि 1 मिलियन जॉब्स जो है डेवलपिंग कंट्रीज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतनी जॉब्स क्रिएट होंगी।
देन इंडस्ट्रियल राउंडवुड जो है, जो इंडस्ट्री पर्पस के लिए यूज होती है, इससे वल्नरेबिलिटी फेस करनी पड़ सकती है क्योंकि अनसर्टेनिटीज के कारण, जो किससे आ रही है, क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंस्ड गवर्नमेंट इंटरवेंशंस के कारण, कि गवर्नमेंट जो इंटरवेंशंस लेती है क्लाइमेट चेंज को मद्देनजर रखते हुए, तो उस वजह से इंडस्ट्रियल राउंडवुड थोड़ी वल्नरेबल हो सकती है। देन 2050 में कंजम्पशन जो है वुड एनर्जी की, वो कौन से एरियाज में कंसंट्रेटेड रहेगी, सब सहारन अफ्रीका में और साउथ एशिया में। और ये ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे फ्यूल वुड जो है ट्रेडिशनली यूज करती हैं कम्युनिटीज। देन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। एफएओ जो है, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, और ये मेनली लीड करती है इंटरनेशनल एफर्ट्स को हंगर को डिफीट करने के लिए। देन वर्ल्ड फूड डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है 16 अक्टूबर को हर साल। इसमें एफएओ की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है। कब इंट्रोड्यूस किया गया था, कब लॉन्च किया गया था एफएओ को, 1945 में, ये एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। और इसका हेडक्वार्टर जो है रोम, दैट इज इन इटली। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है इंडियन रोड्स कांग्रेस। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट किया है 81st एनुअल सेशन ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस। कहाँ पे, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश जो है इस रोड कांग्रेस को होस्ट कर रहा है 81st नंबर को। 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक ये चला। रोड प्रोजेक्ट्स जो है इसमें 13 रोड ओवर ब्रिजेस इसमें इंक्लूड थे। इन प्रोजेक्ट्स में ये लॉन्च किए गए वर्थ ₹1000 करोड़। देन नितिन गडकरी ने एम्फेसाइज किया कि इंडिया के ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, जिससे कि लोगों को मदद मिल सके और पोल्यूशन जो है उसको कम किया जा सके। देन इंडिया जो है फोसिल फ्यूल रन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो पेट्रोल एंड डीजल के ऊपर चलता है, उसको कम करेगा इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। और गवर्नमेंट जो ऑलरेडी फोकस कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, और इवन ब्लेंडिंग जो है फ्यूल्स की, वो भी की जा रही है बाय यूजिंग बायोफ्यूल्स। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया का रैंक आया 4th इन सेल्फ रिलायंस आर्म प्रोडक्शन अमंग द 12 इंडो पैसिफिक नेशंस। और ये जो रैंकिंग है ये किसने की है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज सिप्री ने। चाइना ने टॉप किया, जापान सेकंड नंबर पे, साउथ कोरिया थर्ड पे है, और पाकिस्तान 8th नंबर पे है। 12 कंट्रीज जो है स्टडी में सिलेक्ट की गई क्योंकि इनकी हाईएस्ट स्पेंडिंग है मिलिट्री में इस रीजन में। कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड एंड वियतनाम। स्टडी जो है इसने मेजर किया कि सेल्फ रिलायंस कब तक, 2022 तक। और इसमें मेन इंडिकेटर्स क्या थे कि एक कंट्री कितने आर्म्स प्रोक्योर कर रही है, आर्म इंडस्ट्री कितनी है और क्या वैल्यू है, और अनक्रूड मैरीटाइम व्हीकल्स कितने हैं। रैंकिंग आप देख सकते हो, एक्सपोर्टर रैंक में इंडिया का रैंक 4 है, इंपोर्टर में 1 है, और हाईएस्ट स्पेंडिंग के मामले में नंबर 2 पे है। और सबसे ज़्यादा सप्लाई कौन करता है आर्म्स इंडिया को, रशिया, दैट इज 54%। तो ये फैक्ट ये आपने याद रखनी है रैंकिंग। नेक्स्ट देखते हैं स्वेरिक्स रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक्स, ऑल्सो कॉल्ड एज नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। हालांकि फॉर्मली जो नोबल प्राइज इसको नहीं कहा जाता है, ये 3 अमेरिकन इकोनॉमिस्ट को दिया गया है, बेन एस बर्नांके, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड एंड फिलिप एच डाइबवी को। इन्होंने क्या किया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया था एंड हिस्टोरिकल रिसोर्स रिसर्च अप्रोचेस के थ्रू इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे जो फेलिंग बैंक्स हैं, कि डूबते हुए बैंक कैसे ग्लोबल डिप्रेशन में एक रोल प्ले करते हैं, कि कैसे डिप्रेशन को और बढ़ा देते हैं। और 1930 की जो ग्रेट डिप्रेशन थी उसको यहाँ पे स्टडी किया गया है। इन्होंने समझाया कि कैसे बैंक सिस्टम जब कोलैप्स करता है तो इससे इकोनॉमिक डाउन टर्न आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा डीप होता है और लॉन्ग लास्टिंग रहता है। बोथ डायमंड एंड डेविग ने काम किया और एक थ्योरेटिकल मेथड्स डेवलप किए, जिसमें एक्सप्लेन किया गया कि बैंक क्यों एग्जिस्ट करते हैं और इनका सोसाइटी में रोल क्या है, और कैसे ये सोसाइटी जो है कैसे इन वल्नरेबिलिटीज़ को कैसे टैकल कर सकती है, कि जो डिप्रेशन आ रहा है उसको कैसे टैकल कर सकती है। ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पढ़ लेते हैं और इसको लेमन टर्म्स में अगर समझें कि बैंक्स करते हैं कि अक्सर ये है जो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे हुआ था, कि जो फेलिंग बैंक्स थे, जो डूब रहे बैंक थे, उन्होंने मार्केट को या इंडस्ट्रीज को लोन देना बंद कर दिया था, और इंडस्ट्रीज को पैसा चाहिए ऑपरेट करने के लिए। तो इससे क्या हुआ, बैंक्स पैसा दे नहीं रहे थे और वो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, और इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस नहीं करेंगी तो इकोनॉमी बूस्ट नहीं होगी। तो ये साइकिल जो था डिप्रेशन का, ये और ज़्यादा डीप होता गया। और ग्रेट डिप्रेशन जो है ये यूएस से स्टार्ट हुआ था। यूएस स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी अक्टूबर 24, 1929 को, और इस डे को कहा जाता है ब्लैक थर्सडे।
न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के जो प्राइजेस हैं वो 25% तक इस दिन गिर गए थे, और इसका फिर इम्पैक्ट यूरोप और एशियन कंट्रीज में भी देखने को मिला। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है पीएम नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला। ऑर्गेनाइज किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने, एज अ पार्ट ऑफ स्किल इंडिया मिशन। इसका एम क्या है? करियर अपॉर्चुनिटीज को बूस्ट करना और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना यूथ को। हर मंथ अप्रेंटिसशिप मेला जो है होस्ट किया जाता है, जिसमें सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है इन अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट क्राइटेरिया फॉर गेनिंग न्यू स्किल्स। की न्यू स्किल्स के लिए इन इंडिविजुअल्स को मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है। और एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं उनकी क्या एलिजिबिलिटी क्या है कैंडिडेट्स की? कि स्टूडेंट जो है 5th से 12th ग्रेड के बीच में होना चाहिए, देन मतलब पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए 5th से लेकर 12th ग्रेड तक का, स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईटीआई डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट डिग्री इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। देन कैंडिडेट जो है इसके अलावा नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रिकग्नाइज सर्टिफिकेशंस अर्न कर सकता है, जिससे कि उसकी एम्प्लॉयबिलिटी जो है ट्रेनिंग के बाद बढ़ जाएगी। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम प्रमोशन स्कीम के बारे में पढ़ लेते हैं। ये लॉन्च की गई थी 2016 में। इसका एम क्या था? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को प्रमोट करना कंट्री में और स्टाइपेंड देना, इससे क्या हो सके? कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके इंडिविजुअल्स की, अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम जनरेट हो सके और असिस्टेंस जो है रैपिड ग्रोथ के लिए प्रोवाइड की जा सके। मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? कि स्किल्ड मैन पावर जो है जो इंडस्ट्री को चाहिए उसको प्रमोट किया जा सके थ्रू ऑन जॉब एक्सपेरियंशियल ट्रेनिंग। देन इस्टेब्लिशमेंट्स को इनकरेज किया जा सके ताकि वो अप्रेंटिस जो है उनको इनरोल कर सकें और उनको स्टाइपेंड्स जो है प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा अपस्किलिंग जो है अपॉर्चुनिटीज़ कैंडिडेट्स की उनको प्रोवाइड की जा सके ताकि अपनी स्किल्स को अपस्किल्स कर सकें और ज़्यादा बढ़ा सकें, और इसके लिए शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड की जाए। देन इंकरेज करना इनरोलमेंट को अप्रेंटिस की इन स्मॉल इस्टेब्लिशमेंट्स दैट इज एमएसएमईज, जो खासकर लोकेटेड है अंडर सर्व्ड एरियाज में, जैसे कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स होगी एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स हो गए। ये कुछ एमसीक्यूज हैं लास्ट सेशन के, इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इनके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।